बॉन्ड्यूरैंट ब्रदर्स नाम के तीन भाइयों की एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड हमारी आज की मूवी है। साल 2012 में रिलीज हुई लॉलेस। ये कहानी है अमेरिका की शराबबंदी के दिनों के आउटलॉज और स्मगलर्स के बारे में, जिन्होंने अल्कोहल के इलीगल होने के बाद भी अल्कोहल की सप्लाई कंटिन्यू रखी। ये मूवी हमें पुराने अमेरिका और वहाँ के करप्ट सिस्टम और बेखौफ क्रिमिनल्स की एक झलक देती है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1931 में फ्रैंकलिन वर्जीनिया से, जहां हम तीन भाइयों को देखते हैं जिन्हें बॉन्ड्यूरेंट ब्रदर्स कहा जाता है। इन भाइयों में सबसे बड़ा है फॉरेस्ट, सेकंड नंबर पे है हावर्ड और थर्ड और सबसे छोटा है जैक। जैक बचपन से ही वॉयलेंस से थोड़ा दूर रहता है, पर उसके दोनों बड़े भाई बेहद टफ होते हैं और वो किसी से नहीं डरते। अमेरिका में साल 1920 से ही अल्कोहल पे बैन लग चुका है, पर इस फ्रैंकलिन नाम के छोटे से शहर में सभी लोग खुलेआम अल्कोहल बनाते और स्मगल करते हैं और बॉन्ड्यूरेंट ब्रदर्स भी यही काम करते हैं। शहर का शेरिफ भी इनसे विस्की खरीदता है, जिससे पता चलता है कि पुलिस के सामने ही ये इलीगल अल्कोहल का बिजनेस होता है। ये तीनों भाई पूरे शहर में अपनी विस्की डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पैसे कलेक्ट कर रहे होते हैं और रात को ये एक ब्लैक मोहल्ले की पार्टी में विस्की बॉटल्स डिलीवर करने जाते हैं। फॉरेस्ट और हॉवर्ड विस्की से भरे बॉक्सेस लेके अंदर जाते हैं और जैक बाहर रुकता है, पर तभी जैक को अकेला देख के कुछ रॉबर्स उसे चाकू दिखा के लूटने लगते हैं। पर उसके दोनों बड़े भाई टाइम पे बाहर आ जाते हैं और फॉरेस्ट अपने आयरन नकल पंच से एक रॉबर को पंच मारता है और उसके गिरते ही बाकी सभी रॉबर्स वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद तीनों भाई एक वाइट क्लब में जाते हैं जहां ये कई और बॉटल्स विस्की के बेचते हैं। जैक अपने भाई हॉवर्ड को कहता है कि उसने और उसके फ्रेंड क्रिकेट ने एक नए फ्लेवर की विस्की बनाई है और वो हॉवर्ड से फॉरेस्ट को कन्विंस करने को कहता है कि वो उसे भी इस बिजनेस में शामिल कर ले। वहीं जैक की नजर एक सेंटर में गिटार बजाती हुई लड़की पे पड़ती है जिसका नाम होता है बर्था, जो यहाँ के चर्च के पैस्टर की बेटी होती है। अपने शराब की प्रोडक्शन और सप्लाई से बॉन्ड्यूरेंट ब्रदर्स एक पेट्रोल पंप और बार भी चलाते हैं और इसी बार में एक मैगी नाम की लड़की एक वेट्रेस की जॉब मांगने आती है। फॉरेस्ट एक बेहद रिजर्व और कम बोलने वाला आदमी होता है और वो मैगी से बिना कोई क्वेश्चन पूछे उसे हायर कर लेता है। एक दिन जब जैक शहर की मार्केट में कुछ सामान लेने आया होता है, तब वो देखता है कि फ्लॉयड बैनर नाम का एक गैंगस्टर खुलेआम शहर की रोड पे दो पुलिस वालों को शूट करके मार देता है, जो उसे अरेस्ट करने के लिए उसे फॉलो कर रहे थे। उसके जाने के बाद जैक वहाँ से फ्लॉयड की चलाई हुई गोलियों की शेल केसिंग उठा लेता है और उन्हें लेके अपने फ्रेंड क्रिकेट के घर जाता है और उसे बताता है कि आज उसने मार्केट में क्या देखा, और वो क्रिकेट को वो बुलेट शेल केसिंग दे देता है। क्रिकेट के घर के बेसमेंट से धुआं उठ रहा होता है और जैक और वो नीचे जाके देखते हैं कि क्रिकेट ने जैक की लाई हुई इंग्रेडिएंट से एक भट्टी में से नई एप्पल फ्लेवर की विस्की बनाई है और टेस्ट करने पर उन्हें पता चलता है कि ये विस्की उनके बनाए हुए पहले के किसी भी सैंपल से ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैगी अब बॉन्ड्यूरेंट भाइयों के बार में काम करने लगी है। फॉरेस्ट बनाई हुई सारी विस्की अपने घर के पीछे एक स्टोरेज हाउस में लॉक करके रखता है, जिसकी चाबी सिर्फ उसके पास होती है। एक दिन जब वो स्टोरेज रूम लॉक करके बाहर आ रहा होता है तो वो देखता है कि उनके शहर का शेरिफ और कुछ लोग उसके बार के बाहर खड़े हैं। उनके शहर का डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेसन कार में बैठा होता है और वहीं एक नया डेप्यूटी उनके यहाँ शिकागो से आया होता है, जिसका नाम होता है चार्ली रेक्स। रेक्स और शेरिफ उसे कहते हैं कि आज से मेसन सर के ऑर्डर्स पे इस शहर के सभी बूटलेगर्स यानी शराब बनाने और बेचने वाले लोग अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा पुलिस को देंगे, क्योंकि शराब का बिजनेस इलीगल है। और मेसन $20 का एक नोट देके फॉरेस्ट से उसकी बेस्ट विस्की मांगता है, पर फॉरेस्ट उसे उसका नोट वापस कर देता है और कहता है कि वो अपने बिजनेस का कोई प्रॉफिट किसी से शेयर नहीं करने वाला। और रेक्स और बाकी पुलिस वाले उसे घूरते हुए वहां से चले जाते हैं। रात को तीनों भाई जाके अपने टाउन के सारे बूटलेगर से मिलते हैं और आज मिली पुलिस की वार्निंग को डिस्कस करते हैं। बाकी सभी बूटलेगर्स उनसे कहते हैं कि हमें सरकारी लोगों से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए और हम सबने ये डिसाइड किया है कि हम रेक्स और पुलिस वालों को मंथली पे करेंगे ताकि वो हमें पीसफुली अपना बिजनेस करने दें। पर फॉरेस्ट कहता है कि हम बॉन्ड्यूरेंट भाइयों ने किसी से दबना नहीं सीखा और पुलिस को पे करना मतलब उनसे दब के रहना होगा, जो हमें मंजूर नहीं है। अगली सुबह रेक्स शहर के शेरिफ के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करता है, जहां शेरिफ कहता है कि बॉन्ड्यूरेंट ब्रदर्स बेहद टफ लड़के हैं जो शायद हमें पे नहीं करेंगे, और शहर के कुछ पुराने लोगों का मानना है कि उन्हें मारा नहीं जा सकता क्योंकि वो भाई अमर हैं। जिसपे रेक्स कहता है कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो मैं किसी झूठे केस में फंसा के उनका एनकाउंटर कर दूंगा, तब शायद
ये अफवाह खत्म हो जाए कि बॉन्डुरेंट भाइयों को मारा नहीं जा सकता। शेरिफ उसे समझाता है कि इस छोटे से शहर में मेजॉरिटी पॉपुलेशन बूटलेगर्स की है, जिनकी गिनती शहर के 4-5 पुलिस कांस्टेबल से बेहद ज्यादा है, और अगर तूने कभी उन भाइयों पे डायरेक्टली अटैक किया तो सारा शहर हमारे अगेंस्ट हो जाएगा और हम उन सब से नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए हमें बाय लॉ ही उनसे डील करना पड़ेगा। उधर अपने बड़े भाइयों की खिंचाई से तंग आके जैक अपनी बनाई हुई विस्की पी लेता है और बर्था को देखने नशे में चर्च आता है, पर जैक ज्यादा देर वहां बैठ नहीं पाता क्योंकि चर्च की सेरेमनी और लाउड म्यूजिक से उसे वॉमिटिंग आने लगती है और वो चर्च से भाग निकलता है। जैक वहां से क्रिकेट के घर जाता है, जहां रेक्स पहले ही 2 पुलिस वालों के साथ क्रिकेट के घर सारी बनी हुई विस्की सीज करने आया होता है। जब रेक्स को पता चलता है कि जैक बॉन्डुरेंट भाइयों में से एक है, तब वो अपने साथ के पुलिस वालों को विस्की सीज करने बेसमेंट में भेज देता है और जैक को मारने लगता है। रेक्स को बॉन्डुरेंट ब्रदर्स और स्पेशली फॉरेस्ट पे पर्सनल गुस्सा होता है, इसलिए वो जैक को बेहद बुरी तरह मारता है और कहता है कि शहर के लोग तो तुम भाइयों को अमर मानते हैं, पर तुम सभी नॉर्मल डरे हुए लोगों की तरह ही हो। और वो जैक को बुरी तरह तोड़ने के बाद उसे कहता है कि अपने भाइयों को कहियो कि अगला नंबर उनका होगा। घर पे जैक का चेहरा देख के फॉरेस्ट उस पर नाराज होता है और कहता है कि तुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा और वीकनेस की हमारी फैमिली में कोई जगह नहीं है। जैक फॉरेस्ट को रेक्स का मैसेज देता है और कहता है कि वो नॉर्मल पुलिस वालों से अलग है और बेहद क्रूअल है। अगले दिन जब शहर के 2 पुलिस वाले उनसे वसूली करने आते हैं, तब फॉरेस्ट उन्हें इग्नोर करता है और बार के अंदर से हॉवर्ड बाहर आता है और उन दोनों पुलिस वालों को गिरा के पीटने लगता है। उनकी थोड़ी धुलाई होने के बाद फॉरेस्ट हॉवर्ड को रोकता है और पुलिस वालों को उनकी रिवॉल्वर वापस दे के कहता है कि स्टेशन वापस जाके अपने डेप्यूटी रेक्स को बॉन्डुरेंट भाइयों का हेलो कहना। नेक्स्ट डे अपना स्टोरेज हाउस खोल के फॉरेस्ट हॉवर्ड और अपने एक आदमी के साथ ट्रक में विस्की लोड करवाता है और वो हॉवर्ड से कहता है कि ये सारी विस्की शहर में टाइम से डिलीवर करके रात को घर आ जाइए, क्योंकि आज शिकागो शहर से 2 नए सेलर्स उनसे विस्की खरीदने आने वाले हैं जिन्हें वो नहीं जानता। और हॉवर्ड कहता है कि वो 11 बजे तक आ जाएगा। उधर शहर की मार्केट में जैक बर्था से मिलता है और वो उसका उस दिन चर्च में से भागने के लिए मजाक उड़ाती है, पर उसे जैक काफी फनी लगता है, इसीलिए वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। रात को विस्की डिलीवर करने के बाद हॉवर्ड अपने फ्रेंड्स के साथ एक बॉन फायर पे बेहद ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो भूल जाता है कि फॉरेस्ट बार में उसका वेट कर रहा है। बार में वो शिकागो से आए 2 आदमी मैगी से बदतमीजी करने लगते हैं और क्रिकेट उनकी हरकतें बढ़ता देख के फॉरेस्ट को उसके ऑफिस से बुला के लाता है। फॉरेस्ट देखता है कि मैगी ने खुद को डिफेंड करते हुए उनमें से एक आदमी के हाथ को काट दिया है और वो डील कैंसिल करके उन दोनों को वहां से जाने को कहते हैं, पर वो दोनों लड़ने के मूड में होते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। फॉरेस्ट अपने लोहे के पंच से उन दोनों आदमियों को बुरी तरह मारता है और क्रिकेट भी उनमें से एक आदमी के रिवॉल्वर चुरा लेता है ताकि वो फॉरेस्ट पे फायर न कर पाए, और उन्हें पीट के फॉरेस्ट उन्हें खींच के अपने बार से बाहर फेंक देता है। बार क्लोज होने के बाद मैगी फॉरेस्ट की चोट पे दवाई लगाती है और फॉरेस्ट उसे कहता है कि अब उसे वापस शहर में अपने होटल चले जाना चाहिए। मैगी अपनी कार में बैठ के होटल के लिए निकलती है और फॉरेस्ट अपनी कार चेक करने के लिए कार के पास जाता है, पर तभी वो दोनों आदमी अंधेरे से बाहर आते हैं और उनमें से एक फॉरेस्ट के दोनों हाथ पकड़ता है और दूसरा पीछे से उसका गला काट देता है और फॉरेस्ट अपने गले में से बह रहे खून को रोकते हुए नीचे गिर जाता है। अचानक वहाँ बर्फ पड़ने लगती है और मैगी अपनी कार घुमा के वापस फॉरेस्ट की तरफ आने लगती है। अपनी कार पार्क करके जब मैगी अंदर जाती है, तब उसे फॉरेस्ट की जगह बार में वही दोनों आदमी मिलते हैं जो उसका रेप करते हैं। अगले दिन हम फॉरेस्ट को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो बर्फ में हॉस्पिटल तक पहुंच के जिंदा बच गया था, और जैक और हॉवर्ड वहां उससे मिलने आते हैं। उनके जाने के बाद मैगी भी उससे मिलने आती है और कहती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और वो इस शहर छोड़ के जा रही है, पर फॉरेस्ट उसे रोकता है और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। साथ ही वो उसे होटल की जगह अपने घर के स्पेयर रूम में शिफ्ट होने के लिए कहता है ताकि वो फ्यूचर में सेफ रहे। हॉवर्ड कल रात को फॉरेस्ट के पास ना होने के लिए बेहद गिल्टी फील कर रहा होता है और उसकी और जैक की लड़ाई हो जाती है, जिसमें हॉवर्ड जैक को एक पंच मारता है और जैक नाराज होकर वहां से चला जाता है। जैक को अपने भाइयों पे बेहद गुस्सा आता है क्योंकि वो दोनों कभी उसे सीरियसली नहीं लेते और अब वो विस्की बिजनेस ज्वाइन करने का मन बना लेता है। जैक के पास एक बायर होता है जो काफी ज्यादा विस्की खरीदने में इंटरेस्टेड होता है और जैक हॉस्पिटल जाके फॉरेस्ट की स्टोरेज रूम वाली चाबी चुरा लेता है और वो अपने भाइयों को बिना बताए क्रिकेट के साथ स्टोरेज रूम की सारी विस्की एक ट्रक में भर के शहर की तरफ निकलता है। शहर पहुंच के वो बायर उसे डबल क्रॉस करता है जब गन्स के साथ कई आदमी उसे और क्रिकेट को पकड़ लेते हैं और उन्हें मार के सारा ट्रक लूटने लगते हैं। उन दोनों को एक ग्रेव में डाला जाता है और उन आदमियों का बॉस और वही गैंगस्टर फ्लॉयड बैनर वहां आके उन्हें शूट करने को बोलता है, पर जैक तुरंत उसे बता देता है कि वो बॉन्डुरेंट ब्रदर्स में से एक है और फ्लॉयड अपने आदमियों को रोक लेता है।
फ्लॉयड जैक को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि मैं तेरे भाइयों की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि इस पूरे एरिया में सिर्फ उन्होंने ही रेक्स को बिना डरे पैसे देने के लिए मना कर दिया। वो जैक से कैश में सारी विस्की खरीद लेता है और उसे बताता है कि रेक्स के कहने पे शिकागो से आए 2 आदमियों ने फॉरेस्ट का गला काटा था और वो जैक को उन दोनों आदमियों का होटल का एड्रेस भी देता है ताकि अगर फॉरेस्ट चाहे तो उनसे अपना बदला ले सके। जैक अगले दिन सारी विस्की बेच के अपने घर वापस जाता है जहां फॉरेस्ट और हॉवर्ड उस पे काफी नाराज होते हैं, पर वो उन्हें विस्की बेच के कमाए हुए हजारों डॉलर्स देता है और फ्लॉयड का दिया हुआ नोट भी फॉरेस्ट को देता है, जिसके बाद वो अपने पैसों से एक कैमरा खरीद के बर्था से मिलने जाता है जहां वो दोनों एक दूसरे की पिक्चर्स क्लिक करते हैं। जैक जब बाहर वापस आता है तो वहाँ सिर्फ मैगी होती है और उसे पता चलता है कि फॉरेस्ट और हावर्ड उसके बिना ही उन आदमियों से बदला लेने चले गए हैं। जैक कार लेके फौरन उस होटल में जाता है जहाँ बेहद खून होता है और वो देखता है कि हावर्ड और फॉरेस्ट उन दोनों आदमियों को बेहद बुरी तरह टॉर्चर कर रहे होते हैं। हावर्ड जैक को एक पैकेट रेक्स तक डिलीवर करने को देता है और वापस रूम में चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि रेक्स अपने होटल रूम में रेडी हो रहा होता है जब कोई उसका डोर नॉक करता है और रेक्स बेहद केयरफुली दरवाजा खोलता है और देखता है कि बाहर एक पिंक कलर्ड पेपर में रैप एक गिफ्ट पड़ा है। रेक्स उस गिफ्ट को ओपन करके चौंक जाता है क्योंकि उसमें उन दोनों आदमियों के टेस्टिकल बॉल्स होते हैं जिन्होंने फॉरेस्ट पे अटैक किया था। रेक्स अब और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बॉन्ड्यूरेंट ब्रदर्स के पुराने साथियों और ठिकानों पे रेड मारने लगता है, पर जैक अब तक फियरलेस हो चुका होता है और वो और क्रिकेट पुलिस के पीछे होने के बाद भी हर हफ्ते एक नए रास्ते से फ्लॉयड के गैंग तक अपनी विस्की से भरा ट्रक पहुंचाने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि रेक्स उनके शराब के स्टॉक पे भी रेड मार सकता है, इसलिए वो क्रिकेट के डिजाइन करे हुए लोहे के बैरल्स बनाते हैं और उन्हें जंगल के बीच पहाड़ पे प्लेस करते हैं ताकि वो पुलिस की नजर से बच के अपनी विस्की बना के स्टोर कर पाए। जैक अब अपने विस्की बिजनेस से आए पैसे को फ्लॉन्ट करने लगता है और वो उस पैसे से महंगी चीजें जैसे हैट, नए सूट्स, कैमरा और एक कार भी खरीद लेता है। मैगी फॉरेस्ट को पसंद करने लगती है और उसके बेहद एडवांसेस पे भी जब फॉरेस्ट रिएक्ट नहीं करता तब वो खुद ही उसे सेड्यूस करती है और अब वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उधर रेक्स उस एरिया के आखिरी बचे बूटलेगर को उबलते हुए रोड मेकिंग कंक्रीट से जला देता है और उसे फॉरेस्ट के घर के बाहर रखवा देता है ताकि वो समझ जाए कि उनके सिवा यहाँ हर कोई अब रेक्स को पे करने को तैयार है। सेम डे जैक अपनी नई कार बर्था को दिखाता है और उसे थोड़ी देर के लिए अपने साथ एक ड्राइव पे चलने के लिए कहता है। बर्था और वो एक ड्राइव पे निकलते हैं और जैक उसे उन्हीं माउंटेन साइड पे ले जाता है जहां उनकी विस्की बनाई जाती है। साथ ही वो उसे एक येलो ड्रेस भी गिफ्ट करता है जिसे पहन के बर्था बेहद खुश होती है। जैक बर्था को अपनी विस्की की डिस्टिलरी दिखाने ले जाता है जहां वो लोग सबसे छुप के विस्की प्रोड्यूस करते हैं, पर जैक नोटिस नहीं करता कि रेक्स और कुछ पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे होते हैं। हावर्ड एक हाइट से जैक और बर्था को अपनी विस्की बनाने की जगह पे जाते हुए देखता है और वो रेक्स और बाकी पुलिस वालों को भी उन दोनों को फॉलो करता हुआ स्पॉट कर लेता है। जैक बर्था को क्रिकेट से मिलवाता है और सारी विस्की प्रोडक्शन दिखाता है और क्रिकेट के जाने के बाद जैक और बर्था किस करते हैं, पर तभी हावर्ड दूर से अपने मुंह से भेड़िए की आवाज निकालता है और उन्हें पुलिस के आने के लिए वार्न करता है। इस सरप्राइज अटैक के लिए जैक रेडी नहीं होता और वो बर्था को क्रिकेट के साथ वहां से निकलने के लिए बोलता है। बर्था और क्रिकेट के जाने के बाद रेक्स भी एक पुलिस वाले के साथ वहां आ जाता है, पर हावर्ड वहां आके पुलिस पे अटैक करता है और जैक रेक्स के ऊपर भी गन पॉइंट करता है, पर तभी और पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं और वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। बॉन्ड्यूरेंट भाई तो भाग निकलते हैं पर पुलिस बर्था और क्रिकेट को पकड़ लेती है। पुलिस बर्था को जाने देती है पर रेक्स क्रिकेट को अपने साथ झाड़ियों में ले जाता है और गर्दन तोड़ के उसे मार डालता है, जिसके बाद पुलिस बॉन्ड्यूरेंट ब्रदर्स की सारी विस्की बहा देती है और डायनामाइट लगा के उनकी वो जगह ब्लास्ट करके उड़ा देती है। घर पे फॉरेस्ट को इस नुकसान का पता चलता है और वो जैक को थप्पड़ मारता है क्योंकि उसके शो ऑफ करने की वजह से ही पुलिस उसे फॉलो करके माउंटेन्स तक पहुंच पाई। तभी हावर्ड उन्हें बताता है कि क्रिकेट की मौत हो गई है और उसकी डेथ की न्यूज सुन के जैक रोने लगता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। क्रिकेट की फ्यूनरल में भी जैक बेहद डिस्टर्ब होता है और वो बर्था को भी फेस नहीं करता। अगले दिन शहर का शेरिफ फॉरेस्ट से मिलने आता है पर जैक उसे घर के अंदर नहीं जाने देता। शेरिफ कहता है कि उसे क्रिकेट की मौत का बेहद दुख है और उसने या किसी पुलिस वाले ने कभी क्रिकेट को टच नहीं किया और उसे जरूर रेक्स नहीं मारा है। शेरिफ जैक को वार्न करता है कि रेक्स ने शहर के बाहर से और पुलिस वाले बुलाए हैं और शहर और पहाड़ों को जोड़ने वाला ब्रिज भी उसने ब्लॉक कर दिया है ताकि कोई शहर न छोड़ पाए, इसीलिए तुम सबको अभी कुछ टाइम अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। पर जैक उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है और उसके जाते ही वो एक रिवॉल्वर और शॉटगन लेके ब्रिज की तरफ निकलता है क्योंकि उसे अब पता है कि क्रिकेट का मर्डर रेक्स नहीं किया है।
जैक को ज्यादा देख के हॉवर्ड फॉरन फॉरेस्ट को उसके पीछे चलने के लिए कहता है और दोनों हथियार इकट्ठा करते हैं और मैगी के लाख मना करने पर भी फॉरेस्ट हॉवर्ड के साथ कार में बैठ के जैक की तरफ निकलता है। जैक की तेज कार को शहर की तरफ जाते बाकी बूटलेगर्स भी नोटिस करते हैं और वो समझ जाते हैं कि आज पुलिस के साथ कोई बड़ी लड़ाई होने वाली है। जैक ब्रिज तक पहुंच जाता है जिसे पुलिस ने बंद कर रखा होता है और वो चिल्ला के रेक्स को अपना सामना करने को बोलता है। रेक्स जैक से हैंड टू हैंड लड़ने के बजाय उसे बिना किसी वार्निंग के शूट कर देता है और पेट में गोली लगने से जैक रोड पे गिर जाता है। पर तभी पीछे से हॉवर्ड और फॉरेस्ट भी वहां आ जाते हैं और अपने भाई को इंजर्ड देख के वो रेक्स पे फायरिंग करते हैं। रेक्स और बाकी पुलिस वाले भी उनपे जवाबी फायरिंग करते हैं और रेक्स की एक गोली फॉरेस्ट को लगती है जो जैक को कवर कर रहा होता है। तभी शहर के सभी बूटलेगर्स इकट्ठा होकर बॉन्डुरेंट ब्रदर्स की हेल्प करने वहां आ जाते हैं और पुलिस वालों को घेर लेते हैं और शेरिफ एक बड़े शूटआउट को अवॉइड करने के लिए सबको फायरिंग रोकने का ऑर्डर करता है। सभी अपने हथियार नीचे कर लेते हैं पर रेक्स नहीं मानता और कहता है कि मैं आज प्रूव कर दूंगा कि ये बॉन्डुरेंट भाई अमर नहीं है और वो हॉवर्ड को शूट करने वाला होता है। पर शेरिफ उसे ही पैर में शूट कर देता है क्योंकि रेक्स की पर्सनल लड़ाई की कीमत बाकी पुलिस वालों को पे करनी पड़ेगी। सबको अपने खिलाफ जाता देख के रेक्स अब पीछे हटके ब्रिज की तरफ भागने लगता है पर फॉरेस्ट एक गोली लगने के बाद भी उठ के उसके पीछे आने लगता है जब रेक्स फॉरेस्ट को 2 और गोलियां मारता है। जैक फॉरेस्ट की गन उठा के रेक्स के पीछे भागता है और रेक्स को शूट करके मार देता है और हॉवर्ड उसे एक चाकू से बुरी तरह स्टैब करता है और रेक्स उसी ब्रिज पे ही मर जाता है। मूवी के एंड में हमें साल 1940 दिखाया जाता है जहां अल्कोहल प्रोहिबिशन अब खत्म हो चुका है। बॉन्डुरेंट ब्रदर्स अल्कोहल बिजनेस छोड़ चुके हैं और अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं। हॉवर्ड ने शादी कर ली है और उसके 3 बच्चे हैं। फॉरेस्ट आज भी जिंदा है और अब मैगी उसकी वाइफ है और जैक भी बर्था से शादी कर चुका है और वो सभी अपनी फैमिलीज के साथ एक ही घर में रहते हैं और उनके ना मरने का लेजेंड आज भी जिंदा है। एक और ऐसी ही क्राइम मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।